Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. So please tell me I am audible to everyone. प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं. ठीक है, तो हम लाइव हैं YouTube पर और हम NCERT बुक से पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर के हम 2 लेसन्स को कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और लास्ट 2 लेसन्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर जाके ये लास्ट 2 लेसन्स को देख सकते हैं. सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है मैं एक बार फिर आप सबको रिव्यू करा देती हूँ. ठीक है, मैं बिगिनिंग से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ हमने इसमें क्या क्या कवर करा है. उसके बाद हम आगे टॉपिक्स को कवर करेंगे. ठीक है, सो बिगिनिंग करी थी हमने इस चैप्टर की जहाँ बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी की आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 to 1990 का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर कवर किया गया है इस चैप्टर में. तो जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर कवर करके आए जहाँ आपने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, कि जब हमारा देश आज़ाद होने से जस्ट बिफोर हमारे देश की क्या सिचुएशन थी. तो आपने देखा होगा कि उस पूरे चैप्टर में कि कितना ज़्यादा इंडिया इकोनॉमी ने मतलब वो सिचुएशन फेस करी अंडर ब्रिटिश राज. तो अब हमारा देश आज़ाद हो गया था और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू को आगे लेके जाना था देश को. एंड उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा यहाँ पर, उन्हें ये डिसाइड करना था वो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें. तो इकोनॉमिक सिस्टम आपने 3 तरह के पढ़े होंगे. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी. इसके बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने आपको जो फर्स्ट हमारा लेसन है उसमें हमने तीनों इकोनॉमी को समझा है. तो एक बार मैं फिर से चलिए समझा देती हूँ आपको. तो 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम है. कैपिटलिस्ट जो पूरा प्राइवेट हैंड्स के हाथ में होता है, जहाँ पर मार्केट फोर्सेस के थ्रू प्राइसेस को तय किया जाता है. इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट का हैंड ओवर नहीं होता है, सब कुछ प्राइवेट हैंड्स में होता है. इस सिस्टम में जो गुड्स बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं जो लोग परचेज कर सकें. तो लोग परचेज कर सके मतलब हम पुअर के बारे में नहीं सोचते. हम सोचते हैं कि जिन पर पैसा होगा वो सामान खरीदेगा. बट व्हाट अबाउट द पुअर. तो ये सिस्टम उस समय हमारे देश के लिए सही नहीं था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा कि हम सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम एक ऐसा है जहाँ पर गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है वो 3 क्वेश्चंस को, जहाँ हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना. ये 3 सवाल जो कि आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर. तो वो 3 सवाल जो थे उसका आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है.
तो ये तीनों ही चीज़ों के आंसर सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और उसके बाद है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर मिक्सचर ऑफ बोथ द इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। ओके, सो दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि मैं क्या लूँगा, मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा प्ले होना था उस समय। एंड दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, आफ्टर दैट जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है यहाँ पर द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स। तो अब डिसाइड हो गया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सिस्टम हमें स्टार्ट करना है, तो अब था प्लान करना, ठीक है, प्लानिंग करना। सो प्लानिंग की गई। अब यहाँ बात करें कि इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन पास आउट हुआ 1948 में, ठीक है, और 1958 में हमारी प्लानिंग कमीशन बनी, जिसकी जो चेयरमैन थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। तो टेक इट एज अ स्टोरी, एक स्टोरी की तरह लेते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश ने सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट किया, इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन बना 1948 में, और 1950 में प्लानिंग कमीशन बनी। सो इट्स लाइक अ स्टोरी कि ये स्टेप्स हैं, ये हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारे जो प्लान्स बने, ठीक है। तो बिगनिंग की गई कि 5 वर्षीय योजना बनाई जाएगी, 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या क्या गोल्स होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है। लास्ट वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या गोल्स रहते हैं 5 ईयर प्लान्स में। तो वो है ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। गोल, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो हम यहाँ बात कर रहे थे ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ तब होता है जब देश के अंदर कैपेसिटी बढ़ती है प्रोडक्शन की, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब कैपेसिटी बढ़ती है तो वो क्या बनता है, हमारा ग्रोथ। मॉडर्नाइजेशन, जब हम न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं तो वो होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे थे कि टेक्निक्स के साथ साथ सोशल आउटलुक के अंदर चेंजेस भी आने चाहिए, वो मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। जहाँ बात करते हैं कि इक्वल इम्पॉर्टेंस गिवन टू वुमेन ऑल्सो, ठीक है, वुमेन के टैलेंट को भी लेके आओ, वो सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, उनके टैलेंट को भी लेके आना चाहिए, ठीक है। तो सोशल आउटलुक के अंदर चेंजेस की बात यहाँ पर की जाती है मॉडर्नाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब हमें अपनी खुद पर डिपेंडेंट बनना है, हमें इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो हम उस समय क्या था, उस समय ये था कि हम अभी तो आज़ाद हुए थे, तो हमें फेयर था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट्स करेंगे तो कहीं हम पर डिपेंडेंसी ना बढ़ जाए हमारी, ठीक है, फॉरेन नेशंस पर। सो दैट इज़ वाई वी वांट टू बी सेल्फ रिलायंट। तो हमें सेल्फ रिलायंस पर हम फोकस कर रहे थे। और लास्ट हमारा है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, आप मॉडर्नाइज हो रहे हो और आप सेल्फ रिलायंस हो रहे हो, बट उसके बाद भी सारी नेशन को वो ग्रोथ नहीं पहुंच रही, वो मॉडर्नाइजेशन नहीं पहुंच रही, तो उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा, उस ग्रोथ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो दैट इज़ वाई इक्विटी मीन्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम का बराबर का बंटना, ठीक है। अगर इनकम रिच के पास ही जाती जा रही है, ठीक है, जो भी देश के अंदर आपने अभी आप पढ़ेंगे इसमें डेवलपमेंट में ही, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ हो रहा है बट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, तो ऐसी ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रोथ वो है जहाँ हर किसी के पास इनकम पहुँचे। रिच तो रिचर हो रहा है बट पुअर और पुअरर हो रहा है। सो देयर इज़ अ वास्ट गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो तो वो क्या है, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इक्विटी होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 जो हैं ये 5 ईयर प्लान्स के अंदर हमेशा ही लिए जाते हैं, ये गोल्स जो कॉमन गोल्स होते हैं, और उसके साथ साथ और गोल्स भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि एक 5 ईयर प्लान्स में सारे गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता है ना। हर एक गोल के अंदर एक पर्टिकुलर प्लान को फोकस करके या ऑब्जेक्टिव को फोकस करके काम किया जाता है। बट हाँ, ये 4 ऐसे गोल्स हैं जो हर 5 ईयर प्लान्स में कंसीडर किए जाते हैं। ओके, चलिए अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके,
चलिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर जो कि इंडिया का हम जो हमारी मोस्ट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो हमने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, वी विल टॉक अबाउट, ओके, वी विल टॉक अबाउट कि हमने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया। ओके, so you have learned in chapter 1 that during the colonial rule there was neither growth nor equity in the agriculture sector. Yes, एग्रीकल्चर के बारे में आप पढ़ के आए होंगे, है ना, जहाँ पर क्या पढ़ा आपने कि एग्रीकल्चर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। ओके, ज़मींदारी सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया फार्मर्स को, जो कि टिलर्स ऑफ द सॉइल होते हैं, ठीक है, जो इमीडिएट वर्क करते हैं सॉइल पर, मतलब लैंड पर, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। तो उसके वो जो सिचुएशन थी एग्रीकल्चर की वो बहुत ख़राब हो चुकी थी, है ना, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी था। तो क्या काम किया गया, चलिए देखते हैं। The policy makers of independent India had to address these issues, which they did through land reforms and promoting the use of HYV seeds. तो पहले क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया गया, उसके साथ साथ HYV सीड्स को लाया गया। जो एक रिवोल्यूशन आया इंडियन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले जानेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। लैंड रिफॉर्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके 12th एग्जाम के लिए। लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड का मतलब ज़मीन पर रिफॉर्म्स होना, उसको रिफॉर्म करना। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द land tenure system was categorized by intermediaries variously called जमींदार and जागीरदार। तो जमींदार मतलब जिनके पास ज़मीन होती थी वो क्या करते थे, वो जो फार्मर्स होते थे वो बेचारे मजदूर करते थे और उनको क्या देना होता था, मजदूरी मतलब वो लैंड पर काम करने के लिए भी उनको रेंट पे करना होता, ठीक है, और उनको क्रॉप का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता था। सो जो टेलर्स ऑफ द सॉइल थी उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। ओके, सो हु मेयरली कलेक्ट रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टेलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फार्म्स। तो क्या करते थे जमींदार, उनसे किराया लेते थे ज़मीन को यूज़ करने के लिए और उन्हें मतलब कोई भी फार्म के लिए कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता था। फार्म का मतलब जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, फार्मिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं था। So the low productivity of agriculture sector forced India to import food from United States of America. तो लो प्रोडक्टिविटी के कारण क्या था, लो प्रोडक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक थी एग्रीकल्चर की बिफोर इंडिपेंडेंस, और अब जो आपने पढ़ा होगा, है ना, चैप्टर 1 में। लो प्रोडक्टिविटी के कारण हमें क्या करना पड़ा था, इंपोर्ट करना पड़ता था फ्रॉम यूएसए, हमें यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था। Equity in agriculture called for land reforms, which primarily refer to change in the ownership of land holdings. अगर इक्विटी लानी है एग्रीकल्चर में तो लैंड रिफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा हमें क्या करना था, हमें ओनरशिप को चेंज करना पड़ता था, हमें ओनरशिप को चेंज करना था। तो कैसे ओनरशिप चेंज हुई? Just a year after independence, steps were taken to abolish the intermediaries to make the tillers the owners of the soil. तो इंटरमीडिएटरीज मतलब जो बिचौलिए होते हैं उनको हटाया गया, ठीक है, उनको हटाया गया और कोशिश की गई कि जो टेलर्स हैं उनको उनका खुद का लैंड दिया जाए, उनको ओनर्स बनाया जाए लैंड का, उन्हें मालिकाना हक दिया जाए लैंड का। द आइडिया बिहाइंड द मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड would give incentives to the tillers to invest in making improvements, provided sufficient capital made available to them, और उसके साथ साथ ओनर्स बनाया जाए और उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उनको पैसा दिया जाए कि वो इम्प्रूवमेंट कर पाए अपनी फार्मिंग टेक्निक्स में, वो इम्प्रूवमेंट कर पाए अपनी फार्मिंग टेक्निक्स में, फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए जिससे वो और बेहतर तरीके से फार्मिंग कर सकें और प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ओके, तो लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली क्या है, उसमें ये इंटरमीडिएटरीज को हटाना,
और जो टेलर्स हैं उनको ओनरशिप राइट प्रोवाइड करना और उनको इंसेंटिव्स देना जिससे वो इन्वेस्ट कर सके, फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, फार्मिंग में इम्प्रूवमेंट हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। ओके, सो आगे देखते हैं लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मीन्स लैंड को सील कर देना, एक लिमिट बांध देना। सो लैंड सीलिंग वॉज another policy to promote equity in the agriculture. लैंड सीलिंग भी पॉलिसी लाई गई जिससे इक्विटी हो एग्रीकल्चर में। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। और इसमें आप अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें क्या होता है, फिक्सिंग होती है मैक्सिमम नंबर साइज ऑफ लैंड। सीलिंग में क्या करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, ठीक है, फिक्सिंग कर रहे हैं कि एक मैक्सिमम लिमिट एक इंसान पे या ओनर पर कितनी होनी चाहिए। The purpose of land sealing was to reduce the concentration of land ownership in few hands. ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया जिससे कुछ लोगों के हाथ में ही लैंड ना रह जाए, ठीक है, कुछ बड़े बड़े जिनका पैसा है उन्हीं के हाथों में बस लैंड ना हो, और जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास लैंड ना हो, और सिर्फ जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उन्हीं के पास लैंड हो। तो उसको कम करना था, हर फार्मर को क्या देना था, लैंड देना था, उनका खुद का लैंड देना था, ठीक है। The abolition of intermediaries means that 200 lakh tenants came into direct contacts with the government. They were thus freed from being exploited by the जमींदार। जब ऐसा हुआ तो 200 लाख जो टेनेंट्स थे वो गवर्नमेंट के कंटैक्ट में आए, ठीक है, और उनको आज़ादी मिली जमींदार से। ओके, the ownership conferred on tenants gave them the incentive to increase output and this contributed to the growth in agriculture। ठीक है, उनको उनका लैंड दिया गया और उसके साथ साथ उनको इंसेंटिव्स दिए गए जिससे वो इन्वेस्ट कर सके फार्मिंग में और एग्रीकल्चर में, इससे क्या हुई, ग्रोथ हुई। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries। लेकिन हम कहें क्या इतना ही काफ़ी था, क्या इसको करने से ग्रोथ हो गई? तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं हो पाया कि यही सिस्टम से सारा सब कुछ प्रॉब्लम का इलाज हो गया, क्योंकि हर जगह इस सिस्टम को प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं किया गया। ओके, इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स continued to own large area of land by making use of some loopholes in the legislation। जो हमारा लेजिस्लेशन है उसकी कमियों के कारण, उसके अंदर जो छेद है उसके कारण जमींदार ने अभी भी फ़ायदा उठाया और हर जगह ये सिस्टम जो लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म्स थे वो प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हो पाए। सो देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड and the landowners claimed to be self-cultivators, claiming ownership of the land, and even when the tillers got ownership of land, the poorest of the agricultural laborers, such as sharecroppers and landless laborers, did not benefit from land reforms। तो अभी भी हमारे देश में ऐसी जगह थी जहाँ पर हमारा जो लेजिस्लेशन है उसमें लूप होल्स होने के कारण जो फार्मर्स थे उनको अभी भी फ़ायदा नहीं मिला, उन्हें अभी भी अपने लैंड नहीं मिले। जो अभी भी ज़मींदार थे वो लैंड को ओन कर रहे थे, वो अभी भी छोटे छोटे फार्मर्स को, जो टेलर्स होते हैं, जो एक्चुअल काम करते हैं लैंड पर, उनको अभी भी उनके लैंड नहीं मिले, ठीक है। सो अभी भी लूप होल्स होने के कारण बहुत जगह देश के अंदर इसका बेनिफिट नहीं हुआ। The land sealing legislation also faced hurdles। The land sealing legislation also faced hurdles। The big landlords challenged the legislation in the courts, delaying its implementation। जो बड़े बड़े ज़मींदार थे जिन पे बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज करा, ठीक है, सरकार को कह सकते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन को डिले करें, कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसा ना हो। They used this delay to register their lands in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation। इवन उन्होंने क्या ट्राई किया कि जो भी उनके लैंड थे उसका कुछ हिस्सा उन्होंने क्या किया कि नहीं, टिलर्स पर ना जाए, छोटे फार्मर्स पर ना जाए, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर अपने ही लैंड को करवा दिया, जिससे उनके पास खुद का लैंड कम दिखे कि हम पे तो इतना ही है, ठीक है, ये हिस्सा तो हमारे रिश्तेदार का, ये हमारा नहीं है, जिससे
उनके लैंड को डिवाइड ना किया जाए। सो उससे क्या हुआ, बेवकूफ़ बना रहे थे गवर्नमेंट को, लेजिस्लेशन को, कोर्ट को। This legislation also had a lot of loopholes which were exploited by big landholders to retain their land. तो ऐसा किया गया उनके द्वारा, और ऐसा किया गया जिससे उनका लैंड गवर्नमेंट ना ले और उसको सील ना करे। Land reforms were successful in Kerala and West Bengal because these states had governments committed to the policy of land to the tiller. ठीक है, वो कह रहे केरला और वेस्ट बंगाल में ऐसा हो पाया। मतलब क्या हो पाया, ये जो पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग की, ये वहाँ पे प्रॉपरली एक्टिवेट हो पाई। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट डिड नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड द वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग कंटिन्यूज टू दिस डे। और कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट्स से वहाँ पर ये कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया और वहाँ पर इनइक्वालिटी का फेज जो था वो चलता था। ओके, इसके आगे है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में या रिकॉर्डेड लेसन आपको चैनल पर इसका मिलेगा। सो हमने क्या क्या कवर किया, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, राइट। तो हमने बोला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स पर काम किया, जिसके अंदर हम कह रहे थे लैंड रिफॉर्म्स के अंदर जो जमींदारी सिस्टम था जो कि अपनाया गया था ऑन बिफोर इंडिपेंडेंस, उसको हटाने की कोशिश की गई। लैंड में रिफॉर्म्स लाए गए, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया और कोशिश की गई कि इंटरमीडिएटरीज को हटा दिया जाए और लोगों को उनका खुद का लैंड दिया जाए। लोगों को मतलब फार्मर्स को, जो टेलर ऑफ द सॉइल हैं, उनको उनका खुद का लैंड दिया जाए। उसके बाद लैंड सीलिंग में क्या हुआ, लैंड सीलिंग एक ऐसी पॉलिसी थी जहाँ पे फिक्सिंग की बात की जा रही है कि फिक्सिंग किया गया है ना, लैंड को फिक्स किया गया। जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, उनके पास बहुत सारा लैंड था, उनसे लैंड को लिया जाए और छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं, टेलर्स हैं, उनको उनका खुद की ज़मीन दी जाए जिससे वो अपनी ज़मीनों पे काम कर सकें। उसके साथ साथ उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाए, उनको हेल्प की जाए कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट करें और जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे हम इंपोर्ट्स ना करें बाहर के देशों से, हम अपना सेल्फ रिलायंस हो। ओके, सो लैंड सीलिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स जो है वो दो तरह के मेजरमेंट्स लिए गए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ओके, लेकिन हमने इनमें ये भी देखा कि इस जो ये दोनों ही मेजरमेंट जो थे वो लूप होल्स थे, इसके अंदर कमियां थी, जहाँ पर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया उन लूप होल्स पर और कोशिश करी कि उनका लैंड नहीं लिया जाए। ठीक है, उनका लैंड नहीं दिया जाए। और क्या बताया गया, केरला और वेस्ट बंगाल में ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर पाया, ये लैंड रिफॉर्म सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर पाया। ठीक है, सो फ्यू पॉइंट्स आज के हम एंड आउट करते हैं बिगिनिंग से। ठीक है, बिगिनिंग से चलते हैं क्या क्या हुआ अभी तक, जिससे आपको ये चैप्टर आसान हो जाएगा। फर्स्टली स्टार्टिंग में बताया गया देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि नाउ अभी देश हमारा है, हमें इसको तरक्की पर लेके जाना है। सो वी हैव टू डिसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में उन्होंने तीनों सिस्टम को एनालाइज किया और उन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया। ओके, सेकेंडली जब सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आफ्टर अडॉप्टिंग द सोशलिस्ट सिस्टम प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई। ठीक है, काम किया गया और प्लान्स को डिसाइड किया गया। सो प्लान्स में जो चार हमने बात किए थे, ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन, ये चार बेसिक गोल्स के बारे में हमने पढ़ा। हर एक को मैंने एक्सप्लेन किया अपने लेसन में, जो लास्ट लेसन है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चार गोल्स को एक्सप्लेन किया गया कि ग्रोथ क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, ओके, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एंड इक्विटी क्या होता है, एंड सेल्फ रिलायंस क्या होता है। तो इन चारों की हमने बात की थी। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक जो हमने बात की यहाँ पर, द फर्स्ट वन जहाँ पर, ओके, नॉट एबल टू राइट ऑन इट, लीव इट। ओके, सो यस, 4 गोल्स हो गए। उसके बाद हमने स्टार्टिंग करी, हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्टर है हमारे देश का, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर,
उसकी हमने बिगनिंग करी सरकार ने और कहा कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना है, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग को किया गया, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि लैंड रिफॉर्म्स वो होते हैं जहाँ पर हम जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको हटा रहे हैं और जो फार्मर्स हैं, जो टिलर्स हैं, उनको उनका खुद का लैंड देंगे और उनको हम इंसेंटिव्स देंगे, पैसा देंगे कह सकते हैं, जिससे वो उन्हें हेल्प करेंगे, जिससे वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, और इन्वेस्ट कर पाएँ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएँ। क्योंकि हम इम्पोर्ट्स कर रहे थे यूएसए से, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमारे पास कमी थी फूड की, ठीक है, फूड ग्रेन्स की। ओके, और उसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमने और क्या सिस्टम पर अपनाया, हमने लैंड सीलिंग पर गवर्नमेंट ने काम किया, जहाँ पर बात हो रही है कि लैंड को सील किया जाए, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं उनसे लैंड लिया जाए और छोटे छोटे फार्मर्स को, टेलर्स को वो लैंड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, लैंड प्रोवाइड किया जाए। एंड बट फाइनली वो ये भी बता रहे हैं यहाँ पे इसकी लेजिस्लेशन में लूप होल्स होने के कारण या बड़े बड़े लैंड हॉल्स की बहुत सारी वो कहते हैं ना कि बहुत जान पहचान होने के कारण उन्होंने इसको इम्प्लीमेंटेशन होने से डिले किया। बट हाँ, केरला और वेस्ट बंगाल में इसका सक्सेसफुल कमिटमेंट हुआ, वहाँ लैंड फॉर्म्स और लैंड सीलिंग की जो पॉलिसीज थी वो प्रॉपरली चल पाई। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही मैं पहले फिर से आपको सारा एक बार रिवाइज कराऊंगी कि हमने ये किया, क्योंकि ये टॉप पॉइंट्स हैं। आप कोई भी एमसीक्यू को इजीली आसान कर पाएंगे अगर आपको टॉप पॉइंट्स सारे पता है, चैप्टर को इजीली रिवाइज कर पाएंगे, आपको टॉप पॉइंट्स पता है कि दीज आर द पॉइंट्स, ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, हर एक लेसन में, क्योंकि ये है डेवलपमेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है आपका, तो आपको कभी कभी बोरिंग भी लगेगा, कभी क्या मोस्टली बच्चों को बोरिंग लगता है ये एक्चुअली। सो बोरिंग नहीं बनाना, इसको एज अ स्टोरी हम एक चैप्टर को लेके चलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको चैनल पर लाइव सेशन की नोटिफिकेशन मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी अभी चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल। एंड हो सकता है आपको रिकॉर्डेड लेसन भी अपलोड हो, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा जब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू शेयर द वीडियो टू अदर फ्रेंड्स, और बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। और मेरी प्रोफाइल आपको अनअकैडमी पर भी मिलेगी साक्षी अरोड़ा के नाम से, तो वहाँ पर भी लेसन्स हैं, कोर्सेज हैं, तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर एक कोर्स है जहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर सिखाया है कि कैसे आप जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो कोर्स है वो बहुत अच्छा कोर्स है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत बच्चों ने उसको देखा है। सो आप उसको देख सकते हैं। प्लस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो आपका चैप्टर है उसके भी वहाँ पर कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ के भी कोर्सेज हैं, अकाउंट्स के भी कोर्सेज हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं अनअकैडमी प्रोफाइल पे। प्लस इस चैनल पर भी धीरे धीरे डाटा अपलोड हो रहा है जैसे मुझे टाइमिंग्स मिल रही है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द कमिंग लाइव स्ट्रीम एंड recorded lesson. Thank you very much.